हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए फिर हम लोग अपना आगे का लेक्चर जो है शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लानिंग चैप्टर को शुरू किया था। उस लेक्चर में हम लोगों ने प्लानिंग के डेफिनेशंस को, प्लानिंग के फीचर्स को, प्लानिंग के मेरिट्स और प्लानिंग के डिमेरिट्स, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछता है ये टॉपिक, वो है जी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, या आप इसको कह सकते हैं स्टेप ऑफ प्लानिंग भी इसको हम लोग कहते हैं, राइट। चलिए आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा जी, स्टेप ऑफ प्लानिंग में सबसे पहले क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा। प्लानिंग में जो सबसे पहला काम होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा तब तक आप प्लानिंग को प्रोसीड नहीं कर सकते। तो प्लानिंग को प्रोसीड करने के लिए जो सबसे पहला काम होगा वो होगा सेटिंग ऑब्जेक्टिव का, राइट। जब आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे उसके बाद कुछ अजम्पशंस लेंगे और उस अजम्पशंस के बेसिस पे आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को क्या करेंगे जी, डिसाइड करेंगे। तो जो अजम्पशंस लेंगे उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमाइसेस डेवलप करना। क्या बोलते हैं जी, प्रीमाइसेस डेवलप करना, राइट। जब आपके प्रीमाइसेस डेवलप हो जाएंगे फिर जो है अगला स्टेप जो आप लेंगे वो है कई ऑल्टरनेटिव कोर्स होते हैं। मैंने कई बार बता चुका हूं आपको कि किसी भी काम को करने का कई तरीके होते हैं। सारे तरीके को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मान लो कि मेरे को सेल्स इंक्रीज करने हैं, तो सेल्स इंक्रीज करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। अगर हमारा टारगेट कॉस्ट रिड्यूस करना है तो हमारे कॉस्ट रिड्यूस करने का कौन कौन सा तरीका हो सकता है। अगर हमारा टारगेट एक्सपेंशन का है तो एक्सपेंशन के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। अलग अलग तरीके को हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद जितने भी तरीके आप आइडेंटिफाई कर लेंगे सारे तरीके को आप इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट करने का मतलब क्या होता है, सारे तरीके का प्लस एंड माइनस, आई मीन पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी सबको नोट डाउन करेंगे, चेकआउट करेंगे। सबकी पॉजिटिविटी, किसका क्या फायदा, किसका क्या नुकसान, कौन से मेथड्स का क्या फायदा, कौन से मेथड्स का क्या नुकसान, कौन से ऑल्टरनेटिव्स का क्या फायदा, कौन नुकसान, ये सारी चीजें जो है नोट डाउन करेंगे। उसके बाद वैसे ही ऑल्टरनेटिव्स जो आपको सबसे सुटेबल लगेगा, जो सबसे कम निगेटिविटी वाला रहेगा या कम नेगेटिव पॉइंट्स वाले रहेंगे, वैसे आप ऑल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करेंगे और वही आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा। और फिर उस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जिसको आपने सेलेक्ट किया है कि ये तरीका से हम काम करेंगे, कौन काम करेगा, ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद आप फाइनली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि आपने जो भी प्लानिंग करी है उसको एक्शन में डालने का, पुट टू द एक्शन। प्लानिंग पुट टू द एक्शन इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन करना। इसके बाद आप इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा कि वो चीजें आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये जो है होल ऑफ द प्रोसेस है प्लानिंग का। और अगर आप फॉलो अप के समय में आपको ऐसा लगता है कि नहीं प्लानिंग हमारा काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको प्लानिंग में फिर से चेंजेस करने का रिक्वायरमेंट है और आप करेक्टिव मेजर्स भी ले सकते हैं। समझ में आ रही बात? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोसेस है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछते रहता है, ठीक है, आपके सीबीएसई एग्जामिनेशंस में ये पूछते रहता है। तो आगे ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम लोग डिटेल में एक एक पॉइंट्स को, एक एक प्रोसेस को पढ़ते हैं। चलिए फटाफट से आइएगा। सबसे पहला है जी हमारा ऑब्जेक्टिव सेट करना। पहला काम क्या है, एंड गोल्स फॉर द व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, वो गोल जिसको ऑर्गेनाइजेशन रीच करना चाहता है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है, ठीक है जी। एंड गोल फॉर व्हिच ऑर्गेनाइजेशन वर्क, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहता है, उसका एंड गोल आई मीन ऑब्जेक्टिव आप सेट करेंगे। वो जो है डिफाइंड होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, ताकि पता चले कि वो एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव है क्या। स्पेसिफिक होनी चाहिए और क्वांटिटेटिव टर्म में होना चाहिए। क्योंकि अगर क्वालिटेटिव टर्म में आप ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे तो क्वालिटेटिव टर्म को डिफाइन करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम। जैसे मैं कहता हूं कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत अच्छा बनाना चाहता हूं, तो अच्छा होने का कोई ऐसा कोई पैरामीटर नहीं।
समझ में आ रही बात? उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि कितना अच्छा बुरा क्या, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो आप क्वालिटेटिव टर्म में आप जो है ऑब्जेक्टिव जब सेट करेंगे तो आप ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उस ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना, उस ऑब्जेक्टिव को पहुंचना, उस ऑब्जेक्टिव तक जाना कि आखिरकार क्या चाहता है। ठीक है जी। उसके बाद मैनेजर मस्ट बी कंट्रीब्यूट आइडियाज एंड पार्टिसिपेट इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है, जो मैनेजर्स हैं, जब ये ऑब्जेक्टिव सेट हो रहा होगा तो वहां पे अपने आइडियाज को कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने आइडियाज को बताएंगे क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव शुड बी रियलिस्टिक। ऐसा नहीं कि आप जो अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव, अनरियलिस्टिक गोल, अनरियलिस्टिक टारगेट जो है आप फिक्स करेंगे, फिर वो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। और फिर वहां पे डिमोटिवेशंस आएगा और फिर हो सकता है कि आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो सिनेरियो है, ऑर्गेनाइजेशंस का जो वर्किंग है, वो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाए। इसलिए ऑब्जेक्टिव सेट करना भी अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी ऑब्जेक्टिव आप नहीं सेट कर सकते हैं, राइट। समझ में आ रही बात? कोई भी मान लो एक कार मैन्युफैक्चरिंग वाला बोलता है मुझे 55,000 करोड़ कार बेचने हैं। दिस इज नॉट रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव, राइट। तो आपको जो है रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव लाना पड़ेगा ताकि आप उस ऑब्जेक्टिव को आसानी से क्या कर सके जी, अचीव कर सके। तो अपने आप में ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना भी इंपॉर्टेंट काम है। और मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशंस के रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है, उस रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली, उस रिसोर्सेज के इन रीच में ऑब्जेक्टिव को क्या करता है जी, सेट करता है। क्लियर है पॉइंट? दोस्तों समझ में आना चाहिए। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव सेट करना। उसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे, उसके बाद जो है सेकंड है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। मैंने कहा कि आपको डेवलपिंग प्रीमाइसेस मतलब होता है कि कुछ फ्यूचर अजम्पशंस लेना। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कंसिस्ट ऑफ फोरकास्टिंग फ्यूचर कंडीशन। आपको फ्यूचर के कंडीशंस को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा, फ्यूचर्स के कुछ चीजों को अज्यूम करना पड़ेगा कि अच्छा पीछे से ऐसे बढ़ते हुआ आ रहा है तो आगे का जो डिमांड है इस तरीके से बढ़ेगा। यू शुड टेक द सम अजम्पशन, राइट। लाइकली टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन गोल लाइक डिमांड फॉर द गुड्स। गुड्स का डिमांड क्या होगा, उसका कॉस्ट क्या होगा ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या सिचुएशन है, गवर्नमेंट का पॉलिसीज उसको से रिलेटेड क्या है। ये सब सारी चीजों का आप क्या करेंगे जी, assumptions लेंगे। और जब आप assumptions लेते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोमाइसेस डेवलप करना। assumptions डिमांड को लेकर के, assumptions कॉस्ट को लेकर के, assumptions गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर के, assumptions इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर के, assumptions आपके सोसाइटीज के कह सकते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस को लेकर के आप assumptions ले सकते हैं, राइट। देखिएगा assumptions क्या है यहाँ पे, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी क्या रहने वाली है, इस टेक्नोलॉजी पे कैसे प्रोडक्शन होगा, उस टेक्नोलॉजी पे कैसे प्रोडक्शन होगा। तो आपको क्या टेक्नोलॉजी उस समय रहेगी उसके बारे में आपको पहले से फोरकास्ट करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी क्या रहेगी इसको भी फोरकास्ट करना पड़ेगा। डिमांड ऑफ द गुड्स क्या रहेगा उसको भी फोरकास्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या रहेगी उसको भी फोरकास्ट करना पड़ेगा। और ये सब सारे जो है फोरकास्टिंग के बेसिस पे ही आप अपने प्लान्स को क्या करेंगे जी, आगे बढ़ाएंगे, प्लान्स को बनाएंगे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कहा 2 पॉइंट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करिए, एंड ऑब्जेक्टिव मस्ट बी रियलिस्टिक, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीवेबल। एंड उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ assumptions लेंगे कि ये चीजें होंगी, ये चीजें होंगी, ये टेक्नोलॉजी होगा, ये डिमांड होगा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। ये सारी चीजों को आप अज्यूम करेंगे और फिर उसके बेसिस पे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा जो हमारा स्टेप्स है वो है, मैं बार बार आपको बोला हूं कि हर किसी काम को करने का दोस्तों कई तरीके होते हैं, कई ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। उस ऑल्टरनेटिव्स में से सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हमें सेलेक्ट करना होता है। प्लानिंग करते समय मैंने कहा था प्लानिंग इज ऑल अबाउट डिसीजंस मेकिंग, और डिसीजंस मेकिंग ऑफ व्हाट, डिसीजंस मेकिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। कई अवेलेबल है, उसमें से एक को चूज करना, राइट। तो अल्टरनेटिव कोर्स को चूज करने कैसे होगा, सबसे पहले तो आपको ऑल्टरनेटिव्स क्या करने पड़ेंगे जी, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया है, अगर आपने सेल्स को बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव सेट किया है तो उसके सेल्स को बढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं।
मैंने आपको बताया भी था, प्रमोशन करो, एडवर्टीजमेंट करो, डिस्काउंट दो, या नया प्रोडक्ट ले आओ, या फिर अपना एरियाज क्या कर दो, बढ़ा दो, या ऑपरेशनल एरिया बढ़ा दो, या टेक्नोलॉजी चेंज करो, प्रोडक्शन बढ़ा लो, सेल्स बढ़ेगा। ये सब सारी चीजें जो है आपको वहां पे करना होता है। तो कई ऑल्टरनेटिव जो है आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कई ऑल्टरनेटिव जो है आपको ढूंढने पड़ेंगे, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और सारे ऑल्टरनेटिव्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए। जैसे एग्जांपल देखिएगा, मेनी वेज ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव कोर्स शुड बी आइडेंटिफाइड। कई तरीके हैं, जैसे एग्जांपल सेल्स को इंक्रीज करने का, एडवर्टाइजमेंट खूब करिए, डिस्काउंट ऑफर कर दीजिए, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दीजिए, न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट कर लीजिए। ये सब सारे तरीके हैं, राइट। तो ये सब सारे तरीके को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये तरीका है, इससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं जी, अचीव कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अब इसी तरीके में से सबसे बेस्ट वाला तरीका जो है चूज करना है, या फिर कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 चूज करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 चूज करना है। वो आपके कंपनी के पॉलिसीज पे, कंपनी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या कंपनी जो चाहती है उसके अकॉर्डिंगली वो चीजें करेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारे ऑल्टरनेटिव्स, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स अभी आप लोगों ने सेलेक्ट किया, ये जो ऑल्टरनेटिव सामने दिख रहा है, ऑफरिंग कस्टमर्स, इंट्रोड्यूसिंग मोर एडवर्टाइजमेंट, अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर, ये सारे जो हैं सारे को आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इवैल्यूएट करने का मतलब क्या हुआ, सबकी पॉजिटिव और सबके नेगेटिव, मतलब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं सबके फाइंड आउट करने पड़ेंगे आपको। सारे के पॉजिटिव, इसका पॉजिटिविटी क्या है, इसका नेगेटिविटी क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं एडवर्टाइजमेंट, मोर एडवर्टाइजमेंट करोगे तो उसका पॉजिटिविटी ये है कि आप लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर तक पहुंच पाओगे, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर तक अपनी बातें पहुंचा पाओगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा पाओगे। ये इसकी पॉजिटिविटी है, ये वक्त आपके सेल्स को इंक्रीज करेगा। बट इसका एक कुछ नेगेटिविटी भी है। नेगेटिविटी ये है कि आपको ह्यूज कॉस्ट क्या करना पड़ेगा जी, इसमें लगाना पड़ेगा, राइट। तो आपको अगर ह्यूज कॉस्ट लगाना पड़ेगा, अगर आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस कॉस्ट को लगाने के लिए क्या है, एलिजिबल है, कॉस्ट को लगाने के कंडीशन में है, तो आप उस कॉस्ट को लगाएंगे। अदरवाइज आप इसको क्या करेंगे जी, डेफर करेंगे, राइट। समझ में आ रही बात? तो आगे देखिए, अब सारे अल्टरनेटिव्स को हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेकआउट करेंगे। ईच प्रपोजल नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के अकॉर्डिंग सारे प्रपोजल, सारे जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको आप इवैल्यूएट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव निकालेंगे। रिड्यूसिंग द प्राइस विल अफेक्ट द रेवेन्यू। अगर प्राइस अगर मान लो एक अल्टरनेटिव ये है कि प्राइस रिड्यूस कर दे तो शायद सेल्स बढ़ जाएगा, तो प्राइस रिड्यूस करोगे तो उसका पॉजिटिव ये है कि सेल्स तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपके रेवेन्यू क्या हो जाएंगे जी, कम हो जाएंगे। तो आपको इन सब चीजों पे इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। इसके बाद आप जो है अपने अकॉर्डिंगली, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंगली, अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली, जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंगली बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या करेंगे जी, सेलेक्ट करेंगे, राइट। बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। आप उस प्लान को अडॉप्ट करेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। मोस्ट पॉसिबल प्रॉफिटेबल एंड लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। मोस्ट प्रॉफिटेबल जो होगा उसको आप आगे लेके जाएंगे। मोस्ट जो लीस्ट प्रॉफिटेबल लीस्ट कह सकते हैं जो नेगेटिविटी वाला, लिस्ट नेगेटिव पॉइंट्स वाला, मोर प्रॉफिटेबल पॉइंट जो होगा उसको आप क्या करेंगे जी, उसको आप आगे लेकर के चलेंगे, राइट, और उसको सेलेक्ट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स कैन बी बेटर ऑप्शंस। आपको इस समय जब बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज कर रहे हैं, बच्चा ध्यान रखिएगा इस बात का, वहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि जो कस्टमर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग होगा, जो कस्टमर चाहता है उसके अकॉर्डिंगली आपको ही जो चीजें हैं वो क्या करनी है, ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट करना है। जैसे मैं प्राइस को मैं रिड्यूस करने की बात कर रहा हूं, अगर कस्टमर जो है हमारे प्राइस से संतुष्ट नहीं है, उसको लगता है कि मेरे प्रोडक्ट जो है थोड़ा हायर प्राइस में मार्केट में बिक रहा है, और अगर हमारे को प्राइस रिड्यूस करना है वो हमारे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्राइस रिड्यूस करता हूं तो कस्टमर का बर्डन भी कम हो जाएगा और साथ में मेरा सेल्स भी क्या हो जाएगा जी, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप जब ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहे हैं, वहां पे कस्टमर्स को भी ध्यान में रखना है कि आपके कस्टमर्स क्या चाहते हैं, आपके कस्टमर्स का क्या नीड है, आपके कस्टमर्स जो है आपसे क्या डिमांड कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप जो है एक ऑल्टरनेटिव कोर्स को फाइनली क्या करेंगे जी, डिसाइड करेंगे। ओके बच्चा, ध्यान रखिएगा। फिर आगे 3 पॉइंट हमने कर दिया। पहला पॉइंट क्या किया बच्चा, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, दूसरा इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स, एंड तीसरा सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। एक बेस्ट वाला को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद देखिए, अगर कोर्स ऑफ एक्शन को आपने डिसाइड कर लिया
तो कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस कोर्स ऑफ एक्शन को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आपने डिसाइड किया, उस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस को इंप्लीमेंटेशंस पे डालना है, एक्शन पुट टू द एक्शन में डालना है, उसको काम को क्या करना है जी, शुरू करना है। जो कुछ भी आपने डिसाइड किया है, जो भी ऑल्टरनेटिव्स, मान लो हमने कहा एडवर्टाइजमेंट करवाना है, शानदार एडवर्टाइजमेंट करवाना है, तो हमें उस शानदार एडवर्टाइजमेंट को इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा। सारी जगह पे एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ेगी, टीवी में, न्यूज़पेपर में होर्डिंग लगाने पड़ेंगे। तो ये मेरा एडवर्टाइजमेंट को क्या करना होता है जी, एडवर्टाइजमेंट वाला जो अल्टरनेटिव्स है उसको हमने क्या किया, इंप्लीमेंटेशंस करी, राइट। तो बिना इंप्लीमेंटेशंस के आपके काम हो नहीं सकते, तो इसको इंप्लीमेंट करिए। कनेक्टेड विद पुटिंग द प्लान इन एक्शन, यहाँ पे आप अपने प्लान को एक्शन में डालेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, टू इंक्रीज द सेल्स, मोर एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रमोशन मेथड इज कंसीडर। अगर आपने सेल्स को बढ़ाने के लिए आपने कंसीडर किया है कि हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है, हमें प्रमोशन करनी है, तो आपको इस प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट के काम को क्या करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। और जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा और इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, फिर आपको फॉलो अप करना पड़ेगा कि आपका जो प्लान था, जो आप आउटपुट उस अल्टरनेटिव कोर्स से चाह रहे थे, जो अल्टरनेटिव आपने डिसाइड किया था, जो एडवर्टाइजमेंट का अल्टरनेटिव आपने सेल को बढ़ाने के लिए डिसाइड किया था, क्या उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या आपको वहां पे पॉजिटिविटी आ रही है या नहीं आ रही है? क्या आपकी जो आउटपुट है अकॉर्डिंग टू योर प्लान, वो आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है? Once a plan is implemented, it require continuous monitoring. उसको continuous basis पे आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा, आपके प्लान को चेकआउट करते रहना पड़ेगा, और वो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, आपके काम के अकॉर्डिंगली, आपने जो डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात को भी देखते रहना पड़ेगा। अगर वो आपके जो आउटपुट आपने डिसाइड किया था, जो आपने सोचा था, अगर उसके अनुसार वो काम कर रहा है, वेल एंड गुड। आपके सेल्स इंक्रीज हो गए तो वेल एंड गुड। अगर सेल्स इंक्रीज नहीं हुए एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने के बाद भी, तो आपको शायद आपको अल्टरनेटिव्स में क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे, शायद आपको दूसरे मेथड्स को चूज करना पड़ेगा, शायद आपको प्लानिंग में क्या करने पड़ेंगे जी, चेंजेस करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है बच्चा? ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यही हमारे जो है वो क्या है, प्रोसेस। ये क्या है जी, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है, राइट। प्लानिंग में हम लोग यही काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार, क्या करते हैं जी, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। दूसरा काम क्या है हमारा प्रेमाइसेस डेवलप करना। तीसरा काम क्या है, सारे अल्टरनेटिव का लिस्ट तैयार करना। चौथा काम क्या है, सारे अल्टरनेटिव्स की पॉजिटिव और नेगेटिव को लिखना। पांचवा पॉइंट क्या है, बेस्ट वाले को चूज करना। छठा पॉइंट क्या है, उसको इंप्लीमेंट करना। सातवां क्या है जी, उसको फॉलो अप करना। ठीक है, ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपका प्लानिंग का काम जो है वो क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लानिंग चैप्टर यहां तक लगभग खत्म हो चुका है, बट अब यहाँ पे एक सवाल आता है, एक टॉपिक है, आपके एग्जामिनेशंस में पूछता है, लेकिन सैट इस बार 2020-21 के लिए, 2021 के लिए एग्जामिनेशंस के लिए ये जो टॉपिक है उसको डिलीट कर दिया गया है, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। बट तब भी मैं आपके नॉलेज के लिए ये टॉपिक जो है आपको बता दे रहा हूं, ताकि आपको जो है नॉलेज में कोई कमी ना आए। अगर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे टॉपिक कौन सा है, टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान के बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें मेनली अगर ब्रॉडली बात करूं तो दो तरह के प्लान होते हैं। एक होते हैं जी सिंगल यूज प्लान, और एक होते हैं जी स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं कि अकॉर्डिंग टू किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस को डील करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, और उसको जैसे ही वो सिचुएशन खत्म होता है वो प्लानिंग भी खत्म हो जाती है। मतलब वो प्लान जो है एक ही बार इस्तेमाल होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन, उस पर्टिकुलर कंडीशन को डील करने के लिए, उस कंडीशंस को संभालने के लिए, उस कंडीशंस में चीजों को करने के लिए वो होता है। जैसे एग्जांपल समझिएगा, कोरोना का पीरियड आया, कोविड सिचुएशंस आई, उसके बाद हर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क फ्रॉम होम का एक जो है प्लानिंग करी कि वर्क फ्रॉम होम जो है काम करेगा। तो वर्क फ्रॉम होम जो है, जैसे जैसे लॉकडाउन था तब तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। मतलब लॉकडाउन के सिचुएशंस को डील करने के लिए वर्क फ्रॉम होम किया गया था, और कुछ कंपनियों ने आफ्टर लॉकडाउन फिर वो सिस्टम को क्या कर लिया, वापस ले लिया, और फिर लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बुला करके काम करने लगा। मतलब क्या है, वर्क फ्रॉम होम वाला जो प्लानिंग था, वर्क फ्रॉम होम वाला जो अल्टरनेटिव था, उसको हम लोगों ने लंबे तक नहीं रखा,
बस सिर्फ कोविड के सिचुएशंस को डील करने के लिए रखा था, लॉकडाउन के सिचुएशन को डील करने के लिए रखा था। लॉकडाउन का सिचुएशन डील हो गया और वो प्लान भी क्या हो गया, वहीं पे खत्म हो गया, दफन हो गया जी। क्लियर द पॉइंट? इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, सिंगल यूज प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सिंगल यूज प्लान, राइट। और हमारे पास है स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं जी, वैसे प्लान्स जो लंबे समय के लिए होते हैं। क्या होते हैं जी, लंबे समय के लिए होते हैं, उसको आप बार बार यूज करते हो। जैसे मेथड्स, राइट, मेथड्स आप ले ले, प्रोग्राम ले ले, बजट्स ले ले, ये सब जो है सिंगल यूज प्लान है। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, ये सब जो है वो क्या है, जो स्टैंडिंग प्लान है, इसको आप लगातार बहुत समय तक लगातार आप इसका इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़िएगा। अब मैं बात करता हूं, एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जी ऑब्जेक्टिव का। ये ऑब्जेक्टिव है क्या? अगर मैं ऑब्जेक्टिव का बात करूं तो ऑब्जेक्टिव मतलब होता है एंड विच द मैनेजमेंट ट्राई टू अचीव। ऑब्जेक्टिव है क्या? वो एंड पॉइंट जो मैनेजमेंट अचीव करना चाहता है, जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है। अगर मैं बात करूं, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर अच्छे मार्क्स लाना है। अच्छे मार्क्स नहीं बच्चे, फिर 95% मार्क्स लाना। ओके, तो 95% मार्क्स जो है वो क्या है, एंड रिजल्ट है जो आप अचीव करना चाहते हैं। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने सेल को 20,000 करोड़ इंक्रीज करना चाहती है, दैट इज द एंड रिजल्ट मैनेजमेंट वांट टू अचीव, राइट। तो मैनेजमेंट अगर उस पॉइंट को अचीव करना चाहती है, उसको क्या बोलेंगे जी, ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव। चलिए इस फीचर्स को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है, टॉप मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव सेट कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट। क्योंकि ऑब्जेक्टिव शुड बी रियलिस्टिक। मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव शुड बी रियलिस्टिक। ऑब्जेक्टिव अपने रिसोर्सेज को इवैल्यूएट करो, रिसोर्सेज को समझो, कितना मेन मटेरियल्स, मशीन का रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप ऑब्जेक्टिव क्या करना है जी, आपको सेट करना है। क्लियर है पॉइंट? तो ऑब्जेक्टिव कौन बनाएगा, टॉप मैनेजमेंट। और देखिएगा, इट सर्व्स गाइड फॉर द ओवरऑल बिजनेस। ऑब्जेक्टिव जो है ओवरऑल बिजनेस के लिए गाइड की तरह काम करेगा। गाइड की तरह काम करने का मतलब क्या होता है कि वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि भाई साहब इस डायरेक्शन में चलना है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव हमें, गोल या टारगेट हमें दिख रहा है, तो हमें उस टारगेट की तरफ चलना है, वो हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। और क्या है जी, इट शुड बी मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म्स एंड रिटन स्टेटमेंट फॉर्म। इसको जो है हमेशा आप क्वांटिटेटिव फॉर्म में रखेंगे तो ये आपके लिए आसान होगा। और ऐसा हो कि ये जो है रिटन स्टेटमेंट हो, लिखा हुआ स्टेटमेंट हो, जिसको आप आसानी से क्या कर सके जी, बाद में आप इसको देख सके कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा हुआ क्या। एग्जांपल देखिए, एक ऑब्जेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन सेट कर सकता है कि हम अपने सेल्स को 10% से क्या करना चाहते हैं जी, इंक्रीज करना चाहते हैं। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस इज द इन रिजल्ट ये ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, राइट। तो ये हो गया जी ऑब्जेक्टिव। दूसरा बात करते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है? अगर मैं बात करूं स्ट्रेटजी का, तो स्ट्रेटजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ओवरऑल जो प्लान आप बनाते हैं, ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जब बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, स्ट्रेटजी बोलते हैं। ओहो, समझ में आ रही बात? क्लियर है पॉइंट सर? ध्यान से देखिएगा फिर से। स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को, जैसे मान लो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया 10% सेल्स को इंक्रीज करना है, तो 10% सेल्स को इंक्रीज करने के लिए ओवरऑल प्लानिंग, एडवर्टाइजमेंट करना, प्रोडक्शन बढ़ाना, रॉ मटेरियल्स लाना, परचेज करना, फाइनेंस का जुगाड़ करना, सब कुछ ओवरऑल जो प्लानिंग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, स्ट्रेटजी बोलेंगे। कि आखिरकार हम 10% सेल के स्ट्रेटजी, 10% सेल्स के ऑब्जेक्टिव को क्या, कौन सा स्ट्रेटजी से क्या करेंगे जी, पूरा करेंगे। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या होता है, डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फिक्स करिए, उसके कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करिए, उसके लिए रिसोर्सेज जो जरूरत है उसको अलोकेट करिए, बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करिए, वो अफेक्ट कैसे कर रहा है। ये सब सारी चीजों को लेकर के जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अ कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हु आर द कस्टमर, हु इज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। पूरा स्ट्रेटजी, कौन कस्टमर है, डिमांड कितना होगा, क्या प्राइस होगा उसका, कैसे मार्केट में जाएगा, कैसे मार्केट में सेल होगा, कितना उनको डिस्काउंट दिया जाएगा, सारे कुछ का जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है वही हमारा क्या है जी, स्ट्रेटजी है। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि ऑब्जेक्टिव क्या है और स्ट्रेटजी क्या है। तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है जी, पॉलिसी। अगर मैं बात करूं दोस्तों पॉलिसी का, तो पॉलिसी क्या है? पॉलिसी मतलब ये होता है एक फ्रेमवर्क या स्टेटमेंट, एक जनरल गाइडलाइंस, एक जनरल गाइडलाइंस जिसके ऊपर सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करेगा जी, काम करेगा।
जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड्स थिंकिंग एनर्जी टुवर्ड्स ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शंस में काम करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। अच्छा ये काम करना है तो इसको लेकर के हमारी कंपनी की क्या पॉलिसीज है, अच्छा उधार देना है तो उधार देने का क्या पॉलिसीज है, अच्छा किसी चीज को जो है एडवांस देना है तो एडवांस देने का हमारा क्या पॉलिसीज है, अच्छा कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है तो कस्टमर को रिफंड करने का क्या पॉलिसीज है। ये हम लोग एक चीज गाइडेंस बना लेते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में हमारा अलग अलग डायरेक्शन क्या होगा, हम कैसे काम करेंगे। ये क्या करता है, मैनेजरियल डिसीजंस को गाइड करता है। मैनेजमेंट अलग अलग मैनेजर जो है अलग अलग सिचुएशन में क्या डिसीजन लेगा, इस बात को गाइड करने का काम किसका है जी, पॉलिसीज का है। There are the policies for all level of department, सारे डिपार्टमेंट जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है या कितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए पॉलिसीज होते हैं। सारे डिपार्टमेंट जो है वो पॉलिसीज बना के रखती है अपने अपने सिचुएशंस के लिए। फिर क्या है, डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर विद इन व्हिच द मैनेजर्स विल फंक्शन। एक जो पॉलिसी है वो क्या है, एक ब्रॉड पैरामीटर है, उसके अंदर उस फ्रेमवर्क है, उसी फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो मैनेजर जो है काम करेगा, उसी फ्रेमवर्क के अंदर जो है मैनेजर जो है वो क्या करेगा जी, फंक्शन करेगा। समझ में आ रही बात, मैनेजर जो है डिसीजन लेगा, मैनेजर जो है वो उसी फ्रेमवर्क के अंदर काम करेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, पॉलिसी से बाहर नहीं जा सकता है। अब देखते होंगे कभी कभी आप किसी कंपनी में फोन करते हैं या किसी कंपनी में कुछ चीजें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए बोलते हैं तो वो कंपनी वाले क्या बोलते हैं जी, सर ये मेरा पॉलिसीज नहीं है। एक काम करिए, कभी जियो वाले को फोन करिएगा और किसी पर्सन का पूछिएगा कि क्या उस पर्सन के बारे में हमको ये बता सकते हैं कि लास्ट टाइम उसने किसको किसको कॉल किया था। उधर से क्या आवाज आएगा, बोले सर सॉरी सर मैं ये बात आपको नहीं बता सकता हूँ। आप इधर से सवाल करेंगे सर क्यों नहीं बता सकते हो, सर ये हमारी पॉलिसीज में नहीं है। मतलब अगर कोई कस्टमर किसी कस्टमर के बारे में उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जाननी चाहती है तो कंपनी की पॉलिसीज ये होती है कि कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया जाएगा। दिस इज अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी, राइट। अगर कभी मान लो किसी कंपनी में आप गए और बोलते सर 3 महीने का उधार दे दो सर, तो कंपनी वाला बोलता है नहीं, हम लोग क्रेडिट पे बेचने का पॉलिसीज हमारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है अगर पूछ रहे हैं और उस सिचुएशन में मैनेजर को क्या बोलना है, ये उसको पॉलिसीज क्या करेगा जी, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, पॉलिसीज बताएगा और आपका जो मैनेजर है उस पॉलिसीज के फ्रेमवर्क के अंदर ही क्या करेगा जी, काम करेगा। जैसे एग्जांपल देखिए कुछ पॉलिसीज, नो क्रेडिट पॉलिसीज डील्स ओनली टू होलसेल। कभी कभी क्या होता है कि होलसेलर उनके पास आप गए और बोले मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए, उसने कहा सर मैं एक प्रोडक्ट नहीं बेचता। आपने बोला क्यों, सर मेरी पॉलिसीज नहीं है, मैं तो बल्क में बेचता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मैनेजर जो आपको ये आंसर दिया ना, वो किसके बेसिस पे दिया, पॉलिसीज के बेसिस पे दिया। ये पॉलिसी जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट बना के दी होगी कि नहीं हमको रिटेल सेल नहीं करना है, हमको कौन सा सेल करना है जी, होलसेल सेलिंग करनी है, हमको उधार नहीं बेचना है, हमको क्या बेचना है, कैश पे ही बेचना है। तो ये सारी जो है पॉलिसी है, इसी पॉलिसी के फ्रेमवर्क के अंदर जो है काम चलेगा। ठीक है, सारे मैनेजर्स काम करेंगे। क्लियर है बच्चे, कोई ध्यान, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, होप सो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोगों ने इतने सारे जो है टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब एग्जामिनेशंस में पता है एक क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, अक्सर पूछता है। क्या पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव, कि पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है। तो पॉलिसी जो है वो क्या है, गाइड द थिंकिंग एंड डिसीजंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव और डिसीजन ऑफ द मैनेजर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एंड रिजल्ट है, ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। पॉलिसी डिटरमाइन द हाउ द वर्क इज टू बी डन, पॉलिसी ये डिटरमाइन करता है कि काम कैसे किया जाएगा, और ऑब्जेक्टिव ये डिटरमाइन करता है व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, राइट। पॉलिसी जो है अ गाइड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है, और ये जो है वो क्या है, एंड पॉइंट ऑफ द प्लानिंग, कि आखिरकार हमें पहुंचना कहां पे है। पॉलिसी जो है वो क्या है, सेट ऑफ मिडिल टॉप लेवल सारे लेवल पे चलता है जिस पॉलिसी वाला काम, और सेट एज ए टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये सिर्फ क्या होता है जी, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है ऑब्जेक्टिव सेट करती है। नैरो कॉन्सेप्ट है पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही पॉलिसी बनाई जाती है, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाई जाती है, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे रूल रेगुलेशन और अलग अलग जो प्लानिंग के जो टाइप्स है वो बनाए जाते हैं। क्लियर पॉइंट, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रोसीजर्स। क्या नाम है जी, प्रोसीजर्स। ये प्रोसीजर्स क्या होता है, किसी के काम को करने का स्टेप्स क्या है। आप कभी जाते हो किसी स्कूल में, कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, तो आप क्या बोलते हो कि सर एडमिशन का क्या प्रोसीजर्स है, तो वो आपको प्रोसीजर समझाता है। हाँ पहले फॉर्म भर लो,
ठीक है जी, फॉर्म का फीस जमा कर दो, अच्छा, फिर उसके बाद टेस्ट दे लो, अच्छा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, अच्छा, उसके बाद क्या होगा, फीस जमा करना पड़ेगा, काउंसलिंग होगा, फिर एडमिशन होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रोसीजर्स ऑफ टेकिंग द एडमिशन। तो प्रोसीजर्स मतलब होता क्या है? रूटीन स्टेप्स टू कैरी आउट एक्टिविटीज टू अचीव, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स है उसको क्या बोलते हैं जी? प्रोसीजर्स बोलते हैं, राइट? तो प्रोसीजर्स जो क्या है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, एक स्टेप्स आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि कहीं का कहीं प्रोसीजर्स होता है, नहीं जो पहले फी जमा कर दो फिर टेस्ट दे लो, नहीं नहीं, पहले टेस्ट ले लो, फिर तुम सेलेक्ट हो गए, फिर फी जमा करना है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, सब लोग जनरली मेंट फॉर द इनसाइडर्स टू फॉल। ये क्या होता है? ये एक्चुअली में इनसाइडर के लिए होता है, ठीक है जी, इनसाइडर के लिए होता है। मतलब क्या है? ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग हैं उनको फॉलो करना होता है, और वो जो लोग इनसाइडर काम करते हैं वही इस चीज को क्या करते हैं जी? फॉलो करते हैं, राइट? स्टेप्स टू बी कैरिड आउट विद इन अ ब्रॉडर पॉलिसी ऑफ फ्रेमवर्क। ये क्या है? स्टेप्स जो है, आपको ये चीज को करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसीजर्स बोलते हैं, प्रोसीजर्स ऑफ सेलेक्टिंग एम्प्लॉय। अगर मान लो कि कंपनी ने क्या बना रखा है कि कोई एम्प्लॉय को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो क्या प्रोसीजर्स है? प्रोसीजर्स क्या होगा? पहले उसका एप्लीकेशन मंगवाएंगे, फिर उसका जो है वो क्या करेंगे? टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, उसका जो है मेडिकल चेकअप करवाएंगे, उसके बाद जो है आप उसका वेरिफिकेशंस करेंगे, उसको जो है फिर जाके फाइनली जो है हम लोग उसको अपने एम्प्लॉयमेंट पे रखेंगे। मतलब क्या? किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने का, किसी एम्प्लॉय को अपने यहाँ एम्प्लॉयड करने का प्रोसीजर हमारा ये हो सकता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि प्रोसीजर्स क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं जी, अब पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में क्या डिफरेंस है? ये पॉलिसी जो है वो गाइड है, मैं बता चुका हूं। प्रोसीजर क्या है? गाइड ऑफ ऑपरेशन, किसी को काम करने का गाइड, किसी काम करने का स्टेप्स, राइट? ब्रॉड एंड जनरल, ये ब्रॉडर होता है और जनरल होता है। प्रोसीजर जो होता है स्पेसिफिक होता है, पार्टिकुलर किसी काम को करने का स्टेप्स होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं जी? स्पेसिफिक बोलते हैं। ये जनरल नहीं होता है कि हर काम करने का ये प्रोसीजर है, ना ना, पार्टिकुलर काम का पार्टिकुलर प्रोसीजर्स होता है। एडमिशन का अलग प्रोसीजर्स है, एग्जाम देने का अलग प्रोसीजर्स है, राइट? प्रोडक्शन करने का अलग प्रोसीजर्स है, मार्केटिंग का अलग है, एम्प्लॉय को हायर करने का प्रोसीजर्स अलग है। मतलब वो क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स होता है। क्लियर है भाई? बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ये जो पॉलिसी बनता है ना वो ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड होता है और बेस्ड ऑन पॉलिसीज, और ये जो प्रोसीजर बनता है वो पॉलिसी पे बेस्ड होता है कि आपकी क्या पॉलिसीज है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीजर्स हम लोग बनाते हैं। नो सीक्वेंस स्पेसिफाइड, पॉलिसीज के अंदर सीक्वेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन प्रोसीजर्स के अंदर सीक्वेंस होना क्या है जी? जरूरी है। क्लियर है पॉइंट? इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है पॉइंट? होप सो ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ये मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि अभी आपके सिलेबस में ये नहीं है, बस थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं। फिर एक टॉपिक आता है आपके पास मेथड। मेथड क्या है? प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड वेज इन विच टास्क हैज टू बी परफॉर्म। किसी भी काम को करने का तरीका को क्या बोलते हैं जी? मेथड बोलते हैं। किसी को काम को करने का तरीका को क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं। इट डील्स विद द टास्क कंपेयरिंग ऑफ द स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर्स एंड स्पेसिफाइड हाउ द स्टेप्स इज टू बी परफॉर्म। अब जो प्रोसीजर्स आपने बनाए हैं उस प्रोसीजर्स को कैसे परफॉर्म करना है, एक एक प्रोसीजर्स को कैसे परफॉर्म करना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेथड। जैसे कि टेस्ट लेना है, ये क्या है? प्रोसीजर्स। टेस्ट का मेथड क्या होगा? कौन से मेथड से आप टेस्ट लोगे? ऑनलाइन टेस्ट लोगे, ऑफलाइन टेस्ट लोगे, कौन सी चीजों को जांच करोगे? ये क्या है जी? मेथड्स है। टेस्ट का क्या होगा? मेथड होगा। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव टाइम मनी। अगर आपको एक प्रॉपर मेथड का सिलेक्शन आपने कर लिया है कि भैया ये मेथड है हमारा, ये काम करने का, ये स्टेप्स को फॉलो करने का ये मेथड, इस स्टेप को फॉलो करने का ये मेथड, तो इससे आपका टाइम जो है वो क्या होगा? सेव होगा, क्योंकि सारे लोगों को ये पता होगा कि इस स्टेप्स को इस मेथड से कंप्लीट करना है, राइट? तो मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या था जी? प्रोसीजर था। और इंटरव्यू करने का जो मेथड है, इंटरव्यू कैसे करेंगे, राइट? ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, स्काइप पे इंटरव्यू करेंगे, सामने बैठा के इंटरव्यू करेंगे, कैसे करेंगे इंटरव्यू? दिस इज द मेथड, राइट? तो ध्यान रखिएगा बच्चों। आगे है जो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, हमारे पास 2-3 और बच रहे हैं, बजट्स बच रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। आइए बात करते हैं रूल्स क्या होते हैं। रूल्स क्या है? रूल्स या रेगुलेशंस क्या है? ये जो है रिजिड एंड डेफिनिट प्लान्स दैट स्पेसिफाई व्हाट इज टू बी डन एंड नॉट टू बी डन। अलग अलग सिचुएशन के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है जी, कुछ चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीजें करनी है और कुछ होती है जो चीजें नहीं करनी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट? जैसे कि प्रोवाइड नो स्कोप फॉर चॉइस एंड जजमेंट। रूल्स एंड रेगुलेशन जब आता है तो आप जजमेंट और चॉइस का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। रूल इज रूल माय डियर, राइट?
होता है ना, रूल इज रूल माय डियर, आपका चॉइस नहीं चलेगा, आपका जजमेंट नहीं चलेगा, रूल आपको लगता है ये तो गलत रूल है, तब भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट, ध्यान रखिएगा। हेल्प टू रेगुलेट द बिहेवियर एंड फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन, ये अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, अपने जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए रूल्स रेगुलेशन होता है कि वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में या कोई काम ना करते, जनरली लेस डाउन पेनल्टी फॉर द वायलेशन। रूल जब भी बनता है, और ध्यान रखिएगा, कोई रूल आप बना रहे हैं और उसका पेनल्टीज आप फिक्स नहीं कर रहे हैं तो फिर रूल का कोई मतलब नहीं होता है। आप सोचिए, एक रूल रेगुलेशन बना हुआ है कि हेलमेट पहन करके चलना है रोड के अंदर, अगर उसके अगेंस्ट में कोई पेनल्टीज नहीं होता तो क्या आप हेलमेट पहनते? क्या नहीं, आप उस रूल को फॉलो ही नहीं करते। तो रूल बनाते समय एक बात का और ध्यान रखना है कि रूल के साथ पेनल्टीज को भी क्या करना है जी, इनबिल्ट करना है कि अगर आप उस रूल का वायलेशंस करते हैं, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट विल बी द पेनल्टी, और पेनल्टी कैसे लगाई जाएगी, ये चीजें भी बिल्कुल क्लियरली मेंशन होना चाहिए, क्योंकि रूल विदाउट पेनल्टीज कोई मैटर ही नहीं करता, फिर रूल नहीं रह गया, कोई फॉलो ही नहीं करेगा अगर पेनल्टीज नहीं है तो। हाँ, अगर पेनल्टीज है तो उसको फॉलो करेगा। आज के टाइम में क्या है जी, आप दिल्ली में देखिए सारे लोग जो है मास्क लगा के चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उस पे पेनल्टीज, रूल है कि मास्क लगा के चलना है, लेकिन मास्क लगाना एक रूल बना दिया गया और पेनल्टीज नहीं लगाई गई तो कोई भी मास्क नहीं पहनेगा। बट अगर उस रूल पे पेनल्टीज लगा दी गई तो सब लोग मास्क पहनेंगे, क्योंकि 2000 फाइन देने का क्या है, डर है। समझ में आ रही बात? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे तो उसके साथ पेनल्टीज को भी इंक्लूड करेंगे। क्लियर है पॉइंट? जैसे मान लो नो स्मोकिंग का कोई रूल्स है तो उसके लिए पेनल्टीज भी लगाना पड़ेगा। लंच ब्रेक 2 बजे होगा तो 2 बजे का रूल अगर बनाया है तो अगर 2 बजे से पहले कोई लंच ब्रेक लेता है तो वहां भी आपको पेनल्टीज वगैरह लगाना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए एक और क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, प्रोसीजर्स एंड रूल्स में क्या फर्क होता है? प्रोसीजर्स जो है वो क्या है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, स्टेप्स है काम को करने का। रूल्स जो है सीक्वेंस नहीं होता है, एक स्टेटमेंट होता है जी, ये करना है आपको। ब्रॉडर एंड जनरल है, सबके लिए होता है जी प्रोसीजर्स, ठीक है। ब्रॉडर एंड जनरल कर सकते हैं, प्रोसीजर जो है आपका है ब्रॉडर है और जनरल, हर अलग अलग चीजों के लिए प्रोसीजर जो है अलग अलग बनाएंगे। स्पेसिफिक एंड डिटेल, रूल जो होता है स्पेसिफिक एंड डिटेल होता है, ये सॉरी ये जो रूल्स होता है ब्रॉडर एंड जनरल होता है, और आपके जो प्रोसीजर्स है वो स्पेसिफिक एंड डिटेल होता है। यहाँ पे उल्टा हो चुका है, इसको यहाँ पे लेंगे और हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, फ्लेक्सिबल, रूल्स प्रोसीजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन रूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। प्रोसीजर्स पे कोई पेनल्टी नहीं लगाया जाता है, लेकिन आपको रूल्स पे जो है पेनल्टी लगाया जाता है अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो, ध्यान रखिएगा। फिर रूल्स एंड मेथड, नॉर्म्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन, नॉर्म्स है, और ये जो किसी काम को करने का तरीका को बोलते हैं। टू अचीव डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए होता है, ये किसी काम को करने के लिए होता है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए होता है। नो स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड, रूल्स के लिए कोई स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन काम का स्टैंडर्ड्स होता है, उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली ही आपको वर्क करना पड़ेगा। पेनल्टी जो है यहाँ पे लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगाया जाता है। बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, रूल्स जो होता है कॉमन सेंस पे बेस्ड होता है, लेकिन मेथड जो होता है वो एक्सपीरियंस एंड रिसर्च पे बेस्ड होता है। एक्सपीरियंस और रिसर्च करके हम लोग निकालते हैं कि आखिरकार इसका बेस्ट मेथड कौन सा है, ठीक है जी। चलिए लास्ट जो हमारा एक सिस्टम है वो क्या है, बजट्स। बजट्स क्या होता है, देखिए, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। जब आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट को, आप जो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके रिजल्ट को जब न्यूमेरिकल टर्म्स में आप डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट्स बोलते हैं। मेजर फिगर्स, फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसको आप मेजर करते हैं। प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर द कंपेयरिंग एक्चुअल फिगर्स, ये जो है अगर आप जब बजट्स बनाते हैं तो ये आपके स्टैंडर्ड्स की तरह काम करता है। जब एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है तो आप बजट्स को आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि बजट के अकॉर्डिंगली हमारा काम हुआ या नहीं हुआ। A sales budget may forecast the sales of the different product in a particular month. आप सेल्स बजट बना सकते हैं कि भाई सेल्स फोरकास्ट हम इस मंथ में इतना सेल्स करना चाहते हैं, और जब सेल्स मंथ कंप्लीट होगा तो आप उस सेल्स को कंपेयर भी कर सकते हैं कि एक्चुअली उतना हुआ या नहीं हुआ। और जो लास्ट है वो है जी प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है इसको थोड़ा समझिएगा। A combinations of goals, policies, procedures, rules, tasks, जितने भी चीज आपने बनाए सबके कॉम्बिनेशंस को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। A primary program can cover a major course of action in organization। मेजर कोर्स ऑफ एक्शन जो है सब कुछ, प्रोग्राम मतलब क्या, तो सारी चीजों को इंक्लूड करके जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। For example, when the airlines makes a program to expand operation to new destination is a major program। अब क्या एयरलाइन जो है अपने न्यू डेस्टिनेशंस पे एक्सपेंशन करना चाहता है तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाएगा, सब कुछ उसमें शामिल होगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी, प्रोसीजर्स, ऑब्जेक्टिव सब कुछ शामिल होगा।
इट इज टू बी स्टार्टेड बाय द अप्रूवल फ्रॉम अथॉरिटीज, इसको अथॉरिटी से अप्रूव करवाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें जो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम वगैरह क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर प्रोग्राम कैसे डिफाइन करें सिंपल वे में, तो प्रोग्राम ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव, सारे लोगों को मिला करके जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं जी, प्रोग्राम बोलते हैं। क्लियर है भाई? होप सो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो टॉपिक जो भी मैंने आपको पढ़ाई है ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है, बट अगर आपको जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो है हमारा प्लानिंग चैप्टर, आज का जो प्लानिंग चैप्टर है जो कंप्लीट हो चुका है। और प्लीज अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और प्लीज हम मुझे और एडुग्राम लर्निंग को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग अपने अगले चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का जो लेक्चर है उसको अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।